हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चंद इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, खासकर जो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो लिए हुए हैं। हमने इस टॉपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज के इस पहले पार्ट में हम चंद इंपॉर्टेंट इसी तरीके के एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स और पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमने ऑलरेडी कई बार इसका रेफरेंस हमने दिया हुआ है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि कई स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बोथ फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को बचाने के लिए। अगर कोई वायलेट करता है, इलीगल पोचिंग, ट्रेसपासिंग वगैरह किया जाता है, अगर इलीगल ट्रेड वगैरह उनमें किया जाता है या फिर किसी भी तरीके का हार्म उन वाइल्ड लाइफ को पहुंचाया जाता है, तो उन्हें पिनलाइज किया जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 is considered to be one of the most influential animal rights act या फिर animal protection act across the world। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। This acts provide for the safeguard and protection of a wildlife that is flora and fauna in the country। पूरे भारत देश में फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ, प्लांट स्पीशीज, फौना यानी कि द एनिमल लाइफ, तो इन दोनों को बचाने के लिए, इन दोनों को सेफगार्ड और प्रोटेक्शन देने के लिए जो है ये एक्ट पास किया गया था। 1970s उस टाइम तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्हीं के कार्यकाल में इस एक्ट को पास किया गया था। The act lays down restrictions on hunting many animal species। हंटिंग तो छोड़िए, हंटिंग बहुत दूर है। कई ऐसे एनिमल स्पीशीज हैं जिन्हें आप कैप्टिव भी नहीं रख सकते, यानी कि आप जो है उन्हें घर में पाल नहीं सकते, उन्हें डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते बिना किसी परमिशन के। और कई बार तो परमिशन आपको मिलती भी नहीं है। आप चंद ऐसे जानवरों की स्पीशीज को या फिर प्लांट स्पीशीज को आप अपने घर में बढ़ा भी नहीं सकते, डोमेस्टिकेट भी उन्हें नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको पिनलाइज भी किया जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है। कई बार तो नॉन बेलेबल वारंट्स भी जो है आपके नाम के खिलाफ निकाले जा सकते हैं। The act provides for formation of wildlife advisory boards, wildlife wardens, specifies their powers and duties। देखिए मैंने बस एक आउटलाइन आपको देने की कोशिश की है, बस इतना ही नहीं है। एक्ट बहुत ही लंबा बड़ा है, इसके प्रोविजंस कई ज्यादा हैं। मैंने चंद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो वो पिक किए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स जो है वो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, तो इसी के प्रावधान से जो है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स भी जो है बनाए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के वार्डन्स होते हैं अलग अलग फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह के लिए, तो उनके बारे में भी और उनके रिलेटेड पावर्स और ड्यूटीज के बारे में भी हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है। और चंद इंपॉर्टेंट बॉडीज भी जो है, स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत, जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्सेट्रा वर क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट। हम इन सभी बोर्ड्स के बारे में हमारे आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो ये सभी जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अब बहुत ही स्ट्राइव कर रहे हैं नेशन वाइड में। तो ये सभी जो है इसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगेन इस एक्ट को भी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया माना जाता है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। हिंदुस्तान के एनवायरमेंट को और एनवायरमेंटल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन मेड एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट दैट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम इन द ईयर 1972। इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसी का रिजल्ट ही जो है हम 1980s में ब्रटलैंड कमीशन, जिसे हम कहते हैं कमीशन ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट, जिसके बारे में बात करते हैं, तो ये इसी का सक्सेसर माना जाता है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट जो था, इसमें सबसे पहली बार बताया गया था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरी है। तो इसी के डिसीजन के तहत इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया हुआ था। टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज हु हार्म द एनवायरनमेंट। यहाँ पर भी कई बार जो है, अगर आप पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, अगर आप मिसयूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, या फिर एडवर्स आपके कामों की वजह से एडवर्सिटी पहुंच रही है हमारे एनवायरनमेंट को, तो कई बार आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, पिनलाइज भी किया जा सकता है। टू एनफोर्स लॉस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन द एरियाज दैट आर नॉट इंक्लूडेड बाय द एग्जिस्टिंग लॉ। तो उस वक्त तक यानी कि 1980s तक के जो टाइम फ्रेम में जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि खासकर एनवायरमेंट से रिलेटेड थे, अगर वहां पर एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, लॉस एनफोर्स करने के लिए कोई स्पेसिफिक तौर तरीका नहीं था, तो उन सभी के लिए इस एक्ट के द्वारा बैकिंग दिया गया था। दिस वाज समथिंग अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है जब हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया। तो मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर जाकर ये पूरा वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो आइए एज ऑफ नो ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं। इट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड फैसिलिटेट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद लोकल कम्युनिटी। हिंदुस्तान की उस बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए और लोकल कम्युनिटीज, खासकर ट्राइबल पीपल ही होते हैं, तो उन्हें भी जो है इसका हिस्सा बनाया जाए ताकि उनमें भी अवेयरनेस आए कि किस तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है और इस बायोडाइवर्सिटी से आने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, सही तौर पर उन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि एडवर्सली एनवायरनमेंट को हम इफेक्ट ना करें। इसी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। The act was enacted to meet the requirements stipulated by the UN Convention on Biological Diversity, to which India is a party। घबराइएगा नहीं, ये सभी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। हम आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में इन डिटेल्ड जो है डील करेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस का सेपरेट वीडियो जो है आपको फर्दर क्लासेस में मिल जाएगा। तो ये सभी जो है वहाँ पर हमने ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो था वो 1992 रियो समिट के बाद जो है वो साइन किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इंडिया जो था उसका पार्टी था, तो ऑन लाइन्स विद दैट चाहिए था कि एक नेशनल लेवल लॉ पास करें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एट नेशनल लेवल। तो इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास किया हुआ था। To ensure the conservation of biological diversity, sustainable use of its component and fair use of its resources in order to prevent overuse or eventual destruction of the biodiversity, हिंदुस्तान की बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए क्योंकि मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से इंडिया एक माना जाता है, इंडियन रीजन। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी रिच है, एक्सोटिक है, तो इसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। तो ये देखते हैं कि ये किसके बारे में बात करता है। द एक्ट पास्ड इन 2006, यानी कि बहुत ही एक रीसेंट वाला है। ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज यानी कि वो जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, खासकर फॉरेस्ट में ही रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल अगर हम कह सकें, क्योंकि ये ज़्यादातर फॉरेस्ट में ही रहते हैं। इनका फूड प्रोडक्ट्स वगैरह डायरेक्टली फॉरेस्ट से ही रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है। इवन इनके कपड़े वगैरह भी जो है वो फॉरेस्ट के ही प्रोडक्ट से, एनिमल स्किन्स वगैरह से ही बने हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम ये तो नहीं कर सकते डायरेक्टली कि हमें फॉरेस्ट बचाना है, इसलिए जो कोई भी फॉरेस्ट के सन्स जो माने जाते हैं ट्राइबल पीपल, उन्हें आप जो है उनके घर से निकाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहिए कि हम उन लोकल कम्युनिटीज़ में, उन ट्राइबल्स में जो है अवेयरनेस लाएं कि किस तरीके से फॉरेस्ट को मिसयूज़ ना करें, फॉरेस्ट को सही तौर पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो चारों ओर फैल जाए। तो दिस स्पेसिफिक एक्ट दैट इज एसटीज एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 जो है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इट स्पीक्स अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज यूज राइट्स, यानी कि उस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को जो है उस फॉरेस्ट ड्वेलर्स किस तरीके से उनके राइट्स वगैरह डिसाइड किए जाएंगे। टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑल्सो इंक्लूडिंग ओनरशिप, टू ग्रेजिंग एरियाज, टू पैस्टोरलिस्ट रूट्स एक्सेट्रा, यानी कि आप किस तरीके से पैस्टोरलिस्ट रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो ब्रीडिंग जो जानवर हैं, आपके कैटल वगैरह, आप उन्हें ग्रेजिंग के लिए उस फॉरेस्ट एरिया को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बेस्ट एग्जांपल बैम्बू ट्रीज वगैरह होते हैं, इन्हें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है। तो इस तरीके के माइनर जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, हनी वगैरह भी आप किस तरीके से उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अपना लाइवलीहुड जो है बरकरार रख सकते हैं, इन सभी के बारे में ये एक्ट बात करता है। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉर दीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल एविक्शन और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट एंड टू बेसिक एमिनिटीज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्शन। अगर अनिवार्य कारण किसी तौर पर हर हाल में एविक्शन करना पड़े, तो जब आप फोर्सफुली एविक्ट उन्हें करेंगे तो उन्हें किस तरीके से रिहेबिलिटेट करेंगे, उन्हें फर्दर जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस किस तरीके से होगा, उन्हें जो है रिहेबिलिटेशन का मौका किस तरीके से दिया जाएगा, उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर अगर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे उन पर तो किस हद तक आप रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, इन सभी के बारे में ये एक्ट डील करता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स के बारे में भी ये बात करता है एंड सेज दिस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो दरअसल ये दिस एक्ट हैज टू बी सीन फ्रॉम द अदर साइड। ऐसा नहीं है कि बस शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के तरफ से ही ये एक्ट बात करता है। दरअसल स्पेसिफिकली ये इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मिसयूज करने से रोकता है फॉरेस्ट को, यानी कि एक लिमिट उन्हें बताता है कि दिस इज वेयर यू हैव टू स्टॉप, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इंडिस्क्रिमिनेट तौर पर जो है आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, या फिर कई बार ट्राइबल्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में बहुत ही क्लेवरली रोक लगाई गई है। तो दिस इज ऑल्सो वन सच रीजन व्हाई दिस एक्ट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्ट्स
रिसेंटली पास्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में। आगे के चैप्टर में हम और भी चंद इंपॉर्टेंट इसी तरीके से एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।